नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो बाजार में एकदम से पागलपन छा जाता है, मतलब अचानक तेजी और फिर वैसी ही गिरावट? क्या ये कोई नई बात है? आज हम 300 साल पुराने एक ऐसे वित्तीय बवंडर की कहानी में उतरेंगे जिसने आज के मार्केट बबल्स का आप कह सकते हैं पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। हाँ, मतलब हम सबको यही लगता है ना कि ये जो मार्केट का पागलपन है, ये क्रिप्टो या डॉट कॉम बूम जैसी चीजें हैं जो सिर्फ हमारे जमाने की देन है। पर क्या सच में ऐसा है? सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसका जो पूरा खाका है, इसका डीएनए, वो आज से 300 साल पहले ही लिखा जा चुका था। जो पैटर्न हम आज देख रहे हैं, वो असल में इतिहास की ही एक गूंज है, जो बार बार सुनाई देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। ये सब पहले हो चुका है। सट्टेबाजी के वो कौन से तत्व हैं जो कभी नहीं बदलते? तो देखिए, किसी भी सट्टेबाजी के बबल के लिए ना एक परफेक्ट तूफान जैसा माहौल चाहिए होता है। और इस तूफान के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं: तेजी से बढ़ता हुआ व्यापार, बाजार में आसानी से मिलने वाला कर्ज, और सबसे जरूरी, लोगों का ये पक्का यकीन कि कीमतें बस ऊपर और ऊपर ही जाएंगी। और मजे की बात देखिए, शुरू में बाजारों को कोई डेटा या लॉजिक नहीं चलाता था, बल्कि कच्ची इंसानी भावनाएं चलाती थीं। अफवाहें, जबरदस्त हाइप, एक दूसरे को देखकर पैसा लगाना, लालच, डर और सबसे बढ़कर भेड़ चाल वाला रवैया, यही थे असली ड्राइवर्स। तो अब चलते हैं सेक्शन 2 में, लंदन के पहले सट्टेबाज। और इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, 1690s के दशक के उस लंदन में जहां आज की मॉडर्न स्टॉक ट्रेडिंग की नींव रखी जा रही थी। यहीं पर ना एक नई जमात पैदा हुई। इन्हें कहते थे स्टॉक जॉबर्स। ये थे वो पेशेवर सट्टेबाज जो लंदन की एक्सचेंज एली के शोर शराबे वाले कॉफी हाउसों में बैठकर कंपनियों के शेयरों और सरकारी कर्जों पर दाव लगाते थे। आप कह सकते हैं कि ये आज के स्टॉक ब्रोकर्स के परदादा थे। और फिर इनके हाथ लग गए कुछ नए, कह सकते हैं खतरनाक वित्तीय हथियार, जैसे कि ऑप्शंस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और लीवरेज, यानी उधार के पैसे से खेलना। इन औजारों ने सट्टेबाजी के खेल को पहले से कहीं ज्यादा तेज, जोखिम भरा और बड़े पैमाने पर फैला दिया। और बस यहीं से सारा खेल पलट गया। अब शेयरों की कीमतें कंपनी की असली कमाई या उसकी असल वैल्यू से नहीं, बल्कि भविष्य की उम्मीदों और सपनों से तय होने लगीं। साइकोलॉजी ने, आप कह सकते हैं, बिजनेस के गणित को पीछे छोड़ दिया। तो अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, द साउथ सी बबल। और इसी माहौल से जन्म हुआ इतिहास के सबसे कुख्यात, सबसे बदनाम वित्तीय बुलबुले का, द साउथ सी बबल। एक ऐसा पागलपन, एक ऐसा उन्माद जिसने पूरे के पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये साउथ सी कंपनी के स्टॉक का सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। देखिए, जनवरी में चढ़ाई शुरू होती है, जून आते आते कीमत लगभग 10 गुना बढ़ जाती है। ये पागलपन का पीक था। और फिर धड़ाम, सितंबर में भरोसा टूटता है और दिसंबर तक स्टॉक वापस जमीन पर। और ये सब सिर्फ 1 साल के अंदर हो गया। अगर उस दौर की फीलिंग को एक लाइन में समझना हो तो वो ये थी: हर किसी को यकीन हो चला था कि वो रातों रात अमीर बन सकता है। और यही उम्मीद, जो एक वायरस की तरह फैल रही थी, इस बबल को हवा दे रही थी। और ये दीवानगी इतनी जबरदस्त थी कि इसने सर आइजैक न्यूटन जैसे जीनियस को भी अपने झांसे में ले लिया। जी हाँ, वही न्यूटन जिन्होंने ग्रेविटी के नियम खोजे थे, वो भी इस वित्तीय खिंचाव से बच नहीं पाए। और नतीजा क्या हुआ? उन्होंने आज के हिसाब से लाखों करोड़ों गंवा दिए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब लालच की सुनामी आती है ना, तो बड़े से बड़ा दिमाग भी उसमें बह जाता है। ओके, तो अब चलते हैं चौथे सेक्शन पर, मलबे से मिले सबक। मतलब जब ये बुलबुला फटा तो इसकी बर्बादी से हमें क्या सीखने को मिला? कुछ ऐसे नियम जो आज भी उतने ही सच हैं। देखिए, साउथ सी क्रैश हमें 5 ऐसी चेतावनियां देता है जो हर बबल में सच साबित होती हैं। पहली, कीमतें हकीकत से कोसों दूर चली जाती हैं। दूसरी, भेड़ चाल हावी हो जाती है, सब एक ही तरफ भागते हैं बिना सोचे समझे। तीसरी, उधार का पैसा इस आग में पेट्रोल डालने का काम करता है। चौथी, जहां सट्टेबाजी होती है वहां धोखाधड़ी के दरवाजे भी खुल जाते हैं। और पांचवी और सबसे अहम, इतिहास खुद को दोहराता है, हमेशा। और ये हमें अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर लाता है, द अनचेंजिंग ह्यूमन फैक्टर। इसका मतलब यह है कि ये जो बबल्स है ना, ये कोई गलती नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये तो हमारे इंसानी स्वभाव का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये मार्केट का कोई बग नहीं, बल्कि उसका एक फीचर है।
बाजारों का ना एक इमोशनल साइकिल होता है। सब कुछ हमेशा एक्साइटमेंट से शुरू होता है, फिर वो यूफोरिया यानी उन्माद में बदलता है, फिर आता है ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास और उसके बाद घबराहट और फिर पतन। और ये पहिया ये हमेशा घूमता रहता है। तो आखिर में सारी बात यहीं आकर रुकती है। देखिए, 1720 के साउथ सी शेयर्स थे, आज मीम स्टॉक्स हैं। तब एक्सचेंज एली थी, आज इंटरनेट है। तब पैम्फलेट्स चलते थे, आज सोशल मीडिया है। मतलब प्लेटफॉर्म्स बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, वो है इंसान और उसका लालच और डर का बर्ताव। तो अब जब हम इस 300 साल पुराने पैटर्न को इतनी अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि हम आज इस वक्त किस बबल में जी रहे हैं। चलिए एक कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद बहुत जानी पहचानी लगे। ये कहानी है उस ब्लूप्रिंट की जिस पर आज के बाजार का हर बड़ा उतार चढ़ाव आधारित है। ये कहानी है उस पल की जब इंसानी फितरत और पैसे की नई दुनिया पहली बार आपस में टकराई। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी कुछ सुनी सुनी सी लग रही है ना? सोचिए, एक नई इन्वेस्टमेंट की लहर आई है। हर कोई रातों रात अमीर बनने के सपने देख रहा है और बाजार में एक अजीब सी दीवानगी छाई हुई है। यही तो मसाला होता है किसी भी स्पेक्युलेटिव बबल का। दूर दराज के बाजारों का आकर्षण, अविश्वसनीय मुनाफे के वादे और एक ऐसा माहौल जहां लगे कि हर कोई पैसा बना रहा है। और बस यहीं पर एंट्री होती है फोमो की, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये डर कि सब अमीर हो जाएंगे और हम बस देखते रह जाएंगे। लेकिन एक मिनट, ये कहानी आज की नहीं है, ये क्रिप्टो की नहीं है, ना ही ये .com बबल की है। ये कहानी है आज से ठीक 200 साल पहले की, 1820 के दशक की। और यही बात इसे सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? वो क्या माहौल था जिसने इतिहास के पहले उभरते मार्केट बबल के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म तैयार कर दिया? देखिए, बात शुरू होती है नेपोलियन के युद्ध खत्म होने के बाद। यूरोप में शांति थी, खासकर ब्रिटेन में। पैसा खूब था, दौलत बढ़ रही थी। अब इतना सारा पैसा जेब में हो तो उसे कहीं लगाना भी तो पड़ेगा। लेकिन अपने देश में मौके थे कम, तो इस पैसे को एक नया मैदान चाहिए था। और बस यहीं से शुरू हुई दुनिया की पहली बड़ी फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन की लहर। लंदन के इन्वेस्टर्स ने पहली बार अपना पैसा देश की सीमाओं के पार लगाना शुरू किया। उन्हें चाहिए था ज्यादा रिटर्न्स और उनकी नजरें एक नई, अनदेखी और रोमांचक दुनिया पर टिकी थीं। और वो नई दुनिया थी लैटिन अमेरिका। यहाँ के देश अभी अभी आज़ाद हुए थे और लंदन में बैठे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा जुआ था, एक ऐसा दांव जिस पर हजारों लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, बस इस उम्मीद में कि वो एक नई दुनिया के उदय के साथ मालामाल हो जाएंगे। तो ये लोग पैसा लगा कहाँ रहे थे? वो खरीद रहे थे पेरू, मैक्सिको, कोलंबिया जैसे देशों के सरकारी बॉन्ड्स। पैसा लगा रहे थे साउथ अमेरिका की सोने और चांदी की खदानों में। सोचिए, ये एक तरह से एक नई दुनिया की खोज ही थी, पर इस बार हथियारों से नहीं बल्कि पैसों से। एक तरफ थी कहानी जो प्रमोटर सुना रहे थे कि वहां तो बस खजाना है, रिटर्न की गारंटी है। और दूसरी तरफ थी हकीकत, पॉलिटिकल उथल-पुथल, कमजोर सिस्टम और खुलेआम धोखाधड़ी। यही जो जानकारी का गैप था ना, इसी ने इस बबल में हवा भरी। ये बात बिल्कुल पते की है। देखिए, दूरी जो है ना, वो एक पर्दा डाल देती है। लंदन में बैठा कोई इन्वेस्टर भला कैसे जान पाता कि हजारों मील दूर जमीन पर क्या चल रहा है? तो बस वो फैक्ट्स पर नहीं, कहानियों पर दांव लगा रहे थे। तो कुल मिलाकर खेल किसका था? इंसानी दिमाग का, फोमो का कि कहीं हम पीछे न रह जाएं, ओवर कॉन्फिडेंस का कि हम सबसे पहले हैं, और अच्छी लुभावनी कहानियों का। ये सिर्फ एनालिसिस की बात नहीं थी, ये तो लालच और उम्मीद का एक सैलाब था। और जैसा कि हमेशा होता है, हर गुब्बारा एक दिन फूटता है। हवा से बनी चीज हमेशा हवा में नहीं रह सकती। तो बस अब वक्त आ गया था उस गिरावट का जिसका आना तय था। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे हकीकत सामने आने लगी। माइनिंग के प्रोजेक्ट्स फेल होने लगे, सरकारें अपना कर्जा चुकाने से मुकर गईं। वो सारी रंगीन कहानियां एक एक करके बिखरने लगीं। असलियत उन चमकीले पैम्फलेट से कहीं ज्यादा कड़वी थी। और ये बर्बादी कितनी बड़ी थी, जरा इस चार्ट को देखिए। बॉन्ड की कीमतें जो आसमान छू रही थी, वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। लोगों की जिंदगी भर की कमाई रातों रात डूब गई और इस एक क्रैश ने पूरे लंदन में एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा कर दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ 1820 के उस क्रैश की नहीं है। नहीं, ये तो एक ब्लूप्रिंट है, एक खाका है।
भविष्य में आने वाले हर फाइनेंशियल बबल का। इसने हमें वो सारे राज बता दिए जो हर बबल के दिल में छिपे होते हैं। तो क्या हैं इस ब्लूप्रिंट के 5 हिस्से? चलिए देखते हैं। पहला, ग्लोबलाइजेशन, जो मौके तो लाता है पर साथ में रिस्क भी फैला देता है। दूसरा, इंफॉर्मेशन का गैप, यानी कुछ लोगों को सब पता है और बाकी को कुछ नहीं। तीसरा, जब कहानियां और हाइप असल एनालिसिस पर भारी पड़ जाएं। चौथा, जब बाजार में आसान पैसा हो जो लोगों को लापरवाही से इन्वेस्ट करने पर मजबूर कर दे। और पांचवां और सबसे जरूरी, ये याद रखना कि इतिहास खुद को दोहराता है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये कि नए मार्केट और नई टेक्नोलॉजी स्पेक्यूलेशन को खत्म नहीं करते, बल्कि उसे और बढ़ा देते हैं। जब भी नए मौके, कम जानकारी और बेहिसाब उम्मीद, ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो एक ग्लोबल बबल के लिए एक परफेक्ट रेसिपी तैयार हो जाती है। तो ये था 200 साल पुराना ब्लूप्रिंट। अब चलिए देखते हैं कि इसकी गूंज आज के जमाने में कहां-कहां सुनाई देती है। देखिए, पैटर्न बिल्कुल वही है। 1820 के दशक में नया मार्केट था लैटिन अमेरिका। 1990 में वही जगह ली .com और एशिया ने। और आज वो जगह है क्रिप्टो और ग्लोबल टेक की। कहानियां बदल जाती हैं। अंशुआ खजाना बन जाता है नई इकॉनमी या डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर। लेकिन अंजाम वही रहता है, दीवानगी और फिर क्रैश। और अंत में इस पूरी कहानी का निचोड़ बस एक लाइन में है कि नए बाजार सिर्फ भूगोल बदलते हैं, सट्टेबाजी का मनोविज्ञान नहीं। जगहें बदलती हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, पर इंसान का लालच और डर वो हमेशा वही रहता है। तो सवाल बस इतना है कि ये पैटर्न, ये गूंज अगली बार कहां सुनाई देगी? अगली बार जब कोई कहे कि ये एक लाइफ टाइम मौका है, इस बार सब कुछ अलग है, तो 1820 के दशक की इस कहानी को याद जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार। जरा सोचिए, ट्रेन की पटरियां और भाप के इंजन, क्या ये चीजें एक जबरदस्त फाइनेंशियल तूफान खड़ा कर सकती हैं? आज हम इतिहास के एक ऐसे ही दिलचस्प दौर में चलेंगे जब स्टील और स्टीम ने सिर्फ इंडस्ट्री को ही नहीं बदला, बल्कि हजारों लोगों को रातों रात अमीर बनने के सपने भी दिखाए। तो सवाल यही उठता है कि रेलवे जैसी एक ठोस चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो लोगों में ऐसा पागलपन कैसे भर सकती है कि वो बिना सोचे समझे अपना सब कुछ दांव पर लगा दें? ये कहानी है हकीकत और इंसानी लालच के टकराव की। चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो हुआ ये कि 19वीं सदी में इन्वेस्टमेंट का पूरा गेम ही बदल गया। पहले लोग अपना पैसा दूर दराज के अनजान व्यापार में लगाते थे, लेकिन अब सट्टेबाजी का ये खेल उनके अपने घर, अपनी जमीन पर आ चुका था। सोचिए, पहले सट्टा लगता था दूर दराज के समुद्री जहाजों पर, ऐसे सामान पर जिसे किसी ने देखा तक नहीं था। लेकिन अब सट्टेबाजी का नया मैदान था रेलवे और फैक्ट्रियां, वो चीजें जो उनकी आंखों के सामने बन रही थीं और देश की तस्वीर बदल रही थीं। ये इतिहास में पहली बार हो रहा था जब फैक्ट्री के चिमनियों का धुआं और स्टॉक मार्केट का पैसा एक साथ मिल रहे थे। इससे इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते तो खुले, पर साथ ही एक ऐसे खतरनाक जुनून की भी शुरुआत हुई जहां तर्क पीछे और लालच आगे था। तो चलिए अब सीधे चलते हैं इतिहास के सबसे बड़े फाइनेंशियल बबल्स में से एक की कहानी पर, 1840s के दशक का ब्रिटिश रेलवे मेनिया। ये एक परफेक्ट केस स्टडी है कि कैसे एक लुभावनी कहानी हकीकत पर पर्दा डाल सकती है। और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ शुरुआती रेलवे लाइनों की कामयाबी ने एक चिंगारी सुलगाई, फिर तो जैसे बाजार में कंपनियों की बाढ़ ही आ गई। हर कोई रेलवे कंपनी खोल रहा था। शेयरों के दाम आसमान छू रहे थे, कुछ तो 10 गुना तक बढ़ गए। पर जैसा कि ऐसे उन्माद में होता है, ये बुलबुला भी बहुत जोर से फूटा। इस दीवानगी के आलम में लोग बुनियादी सवाल पूछना ही भूल गए। क्या सच में इन पहाड़ों पर पटरी बिछ सकती है? क्या इन बेकार रास्तों पर ट्रेन चलाने से कोई कमाई होगी? ये जो कमाई के बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, ये सच भी है? नहीं, ये सब सोचने की फुर्सत किसी को नहीं थी। सब बस एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। उस दौर के प्रमोटर्स और विज्ञापन एक सपना बेच रहे थे। उनका नारा था, यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये आपकी किस्मत बदलने का टिकट है। यात्रा में क्रांति लाओ और अपनी जेब में दौलत पाओ। कौन ऐसे सपने को ना कहता? तो असली खेल यही था। रेलवे की जो कहानी थी वो इतनी मजेदार और लुभावनी थी कि उसके आगे फैक्ट्स और फिगर्स सब फीके पड़ गए। लोगों के दिल ने दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था।
तो सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ कैसे। असल में रेलवे मेनिया की कहानी हमें किसी भी फाइनेंशियल बबल की एक रेसिपी देती है। इसमें कुछ खास चीजें होती हैं जो हर बार हर दौर में एक जैसा ही नतीजा देती हैं। इस रेसिपी में 4 खास चीजें होती हैं। पहली, एक रोमांचक नई टेक्नोलॉजी, जैसे उस जमाने में रेलवे थी। दूसरी, बाजार में आसानी से मिलने वाला पैसा यानी कर्ज। तीसरी, एक ऐसी कहानी जो रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाए। और चौथी और सबसे जरूरी, भेड़चाल, मतलब जब सब कर रहे हैं तो सही ही होगा वाली सोच। और आसानी से मिलने वाला ये कर्ज ना इस आग में घी का काम करता है। मतलब जब बैंकों से उधार लेना बच्चों का खेल बन जाए तो लोग बड़े से बड़ा रिस्क लेने लगते हैं। इससे मुनाफा तो कई गुना बढ़ सकता है, लेकिन अगर दांव उल्टा पड़ गया तो बर्बादी भी उतनी ही बड़ी होती है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये कहानी 1840 में खत्म नहीं हुई। असल में ये तो एक ऐसा पैटर्न है जो इतिहास में बार बार दोहराया जाता है। बस किरदार, जगह और टेक्नोलॉजी बदल जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इतिहास में ये बबल रेसिपी कब, कहाँ और कैसे फिर से हमारे सामने आई। अब सीधा चलते हैं अटलांटिक के पार अमेरिका, 19वीं सदी का अंत। और ब्रिटेन की कहानी एक बार फिर दोहराई जा रही थी। इस दौर को गिल्डेड एज या सुनहरा युग कहा गया, लेकिन इसकी चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा भी था। यहाँ भी वही हुआ। रेलवे, स्टील और माइनिंग में जबरदस्त तेजी आई। और निवेशकों के मन में क्या था? वही डर कि कहीं ये बड़ा मौका हाथ से निकल न जाए, जिसे आज की भाषा में कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और नतीजा ब्रिटेन की तरह ही, पहले बेहिसाब तेजी और फिर एक बड़ा फाइनेंशियल क्रैश। और ये पैटर्न देखिए कितना साफ है। 1840 के दशक का इनोवेशन था रेलवे, तो 1990 के दशक में वही जगह इंटरनेट ने ले ली। उस जमाने में प्रोमोटर पैम्फलेट बेचकर हाइप बनाते थे, बाद में नई इकॉनमी के गुरु टीवी पर आकर वही काम करने लगे। लेकिन कहानी का अंत हर बार एक ही, एक बड़ा मार्केट क्रैश। तो यह हमें क्या सिखाता है? एक सीधी सी बात, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, देश बदल जाते हैं, पर इंसान का लालच और डर वो कभी नहीं बदलता। हमेशा एक नई खोज होती है, उसमें पैसा डाला जाता है, उसकी कहानियां बनती हैं, और फिर जोखिम इतना बढ़ जाता है कि पूरा सिस्टम ढह जाता है। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। तो ये पूरी कहानी आज हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज की वो कभी न चूकने वाली कहानी कौन सी है जिसमें लोग आंखें बंद करके पैसा लगा रहे हैं? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ग्रीन एनर्जी या कुछ और? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हमने वाकई इतिहास से कुछ सीखा है, या हम एक और बबल को बनते और फूटते देखने के लिए बस तैयार खड़े हैं? ये सोचने वाली बात है। सोचिए एक ऐसा दौर जब हर कोई, मतलब हर कोई, रातों रात अमीर बन रहा था और फिर अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। आज हम 1929 के उसी महापतन की कहानी में उतरेंगे, जो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं बल्कि एक चेतावनी है जो आज भी गूंजती है। 1920 के दशक का पूरा जोश, पूरा आत्मविश्वास बस इसी एक लाइन में कैद था। ये कोई कहावत नहीं थी, बल्कि एक यकीन बन गया था, और यही यकीन आगे चलकर सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ। तो चलिए सीन सेट करते हैं। साल थे 1920 के, जिसे रोडिंग 20s भी कहते हैं। अमेरिका में जबरदस्त खुशहाली और उम्मीदों का दौर था। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों के हाथ दौलत बनाने का कोई जादुई फॉर्मूला लग गया हो। स्टॉक मार्केट। और देखिए, ये उम्मीद कोई खोखली नहीं थी, इसके पीछे असल बदलावों की आग थी। नई टेक्नोलॉजी, नए नए उद्योग, ऐसा माहौल था मानो भविष्य की कोई सीमा ही न हो, अनलिमिटेड। तो इस पूरे जोश के पीछे के इंजन क्या थे? एक तो था ऑटोमोबाइल का युग, गाड़ियां आ गई थी, लोगों को आज़ादी मिल गई थी कहीं भी आने जाने की। फिर थी बिजली, जो हर घर, हर फैक्ट्री को रोशन कर रही थी। और हाँ, कंज्यूमर गुड्स, रेडियो से लेकर फ्रिज तक, जिंदगी सचमुच बदल रही थी। लेकिन तरक्की की इसी चमक के नीचे एक अंधेरा भी पनप रहा था। ये सुनहरा दौर धीरे धीरे एक बहुत ही खतरनाक बुलबुले में बदल रहा था। तो आखिर इस तबाही का फॉर्मूला था क्या? चलिए देखते हैं। पहले समझते हैं स्पेक्युलेटिव बबल होता क्या है। सोच लीजिए, जब किसी चीज की कीमत उसकी असली कीमत से कहीं कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, और ये बढ़ोतरी सच्चाई पर नहीं बल्कि बस उम्मीदों और अफवाहों पर टिकी होती है, एक हवा का गुब्बारा। तो इस तबाही की रेसिपी में 4 मसाले थे। सबसे पहले ईंधन के तौर पर डाला गया आसान कर्ज,
फिर उसमें मिलाई गई आम लोगों की भागीदारी जो सपने के पीछे दौड़ रहे थे। तीसरा, मीडिया की सुर्खियों से इसको और हवा दी गई। और आखिर में झुंड मानसिकता, मतलब भेड़चाल, जब हर कोई बस एक दूसरे को देखकर कूद रहा था बिना सोचे समझे। और इस रेसिपी का सबसे खतरनाक इंग्रेडिएंट, ये नंबर 90%। इसे कहते थे मार्जिन ट्रेडिंग। मतलब कोई भी निवेशक किसी स्टॉक की कीमत का सिर्फ 10% देकर बाकी 90% उधार ले सकता था। सोचिए, मुनाफा तो कई गुना हो सकता था, लेकिन इसके साथ जो रिस्क का गड्ढा था ना, वो भी उतना ही गहरा था। स्टॉक मार्केट अब सिर्फ वॉल स्ट्रीट के बड़े लोगों का खेल नहीं रह गया था। रातों रात अमीर बनने की कहानियों ने ऐसा जादू चलाया कि आम लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी दांव पर लगा रहे थे। ये एक राष्ट्रीय जुनून बन चुका था। और फिर पार्टी अचानक खत्म हो गई, म्यूजिक बंद। अब हम उस दौर में चलते हैं जब ये पूरा बाजार ताश के पत्तों के महल की तरह ढह गया। अब हवा में उम्मीद नहीं, बल्कि आने वाले तूफान का खौफ था। और क्रैश की रफ्तार हैरान करने वाली थी। पहले ब्लैक थर्सडे को दीवार में पहली दरार आए, फिर ब्लैक मंडे को डर हकीकत में बदल गया, और फिर आया ब्लैक ट्यूसडे, वो दिन जब सब कुछ तबाह हो गया। कुछ ही दिनों में सपनों का वो पूरा महल रेत की तरह बिखर गया। 25 बिलियन, जरा सोचे इस रकम के बारे में। उस जमाने में ये इतनी बड़ी रकम थी जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। लोगों की जिंदगी भर की कमाई पलक झपकते ही हवा में उड़ गई। सारी समझदारी, सारा लॉजिक, सब खत्म। बाजार पर अब बस एक ही भावना हावी थी, दहशत, पैनिक। हर कोई बस बाहर निकलना चाहता था, किसी भी कीमत पर। तो ये गिरावट एक तबाही में कैसे बदली? 3 बड़ी वजह थीं। एक, मार्जिन कॉल्स, मतलब उधार चुकाने के नोटिस आने लगे, जिससे लोगों को मजबूरन अपने शेयर बेचने पड़े। दूसरा, बैंक, जो खुद इस खेल में इतना डूब चुके थे कि दिवालिया होने की कगार पर आ गए। और तीसरा, कोई सेफ्टी नेट ही नहीं था। इस गिरावट को रोकने वाला कोई नहीं था। इस क्रैश का असर सिर्फ वॉल स्ट्रीट की इमारतों तक सीमित नहीं रहा। इसने पूरी दुनिया को ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी के अंधेरे कुएं में धकेल दिया। एक ऐसी मंदी जिसके निशान आज भी महसूस किए जाते हैं। ये आंकड़े देखिए, ये उस तबाही का इंसानी चेहरा दिखाते हैं। बेरोजगारी, जो सिर्फ 3% थी, वो उछलकर 25% तक पहुंच गई। मतलब हर 4 काम करने वालों में से एक सड़क पर था, बिना काम, बिना उम्मीद। तो ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं था। शेयर बाजार का ये पतन सीधा सीधा सड़कों पर असर डाल रहा था। बैंक बंद हो रहे थे, कारोबार तबाह हो रहे थे, और लाखों लोग गरीबी में जा रहे थे। ये सब उसी एक घटना का नतीजा था। लेकिन हर तबाही की राख से कुछ ना कुछ नया जरूर बनता है। इस तबाही से भी कुछ बहुत जरूरी सुधार पैदा हुए। SEC जैसी संस्था बनी जिसका काम है बाजार पर पुलिस की तरह नजर रखना। FDIC बनाया गया ताकि अगर कोई बैंक डूब भी जाए तो लोगों का पैसा सुरक्षित रहे। और सबसे जरूरी, सट्टेबाजी पर लगाम कसने के लिए सख्त कानून बनाए गए। चलिए अब इस ऐतिहासिक सबक को आज के दौर से जोड़ते हैं, क्योंकि जो पैटर्न 1929 में दिखा था ना, वो बार बार अलग अलग रूप में हमारे सामने आता रहा है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है। देखिए, कहानी वही रहती है, बस किरदार बदल जाते हैं। 1920 के दशक में स्टॉक्स थे, 90 के दशक में टेक स्टॉक्स का नई अर्थव्यवस्था का प्रचार था, 2000 के दशक में हाउसिंग मार्केट, और आज 2020 के दशक में हम यही पैटर्न क्रिप्टो करेंसी में भी देखते हैं। संपत्ति बदल जाती है, लेकिन इंसान का लालच और डर वो नहीं बदलता। तो मूल पैटर्न क्या है? आसान कर्ज प्लस सट्टेबाजी का जुनून प्लस भेड़चाल। इसका नतीजा हमेशा एक ही होता है, एक सुधार या एक बहुत बड़ी गिरावट। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे इतिहास ने बार बार साबित किया है। तो पैटर्न बिल्कुल वही है। टेक्नोलॉजी बदलती है, संपत्तियां बदलती हैं, लेकिन इंसान का लालच और डर वो हमेशा वही रहता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा। असली सवाल ये है, अगला बुलबुला कहां और कब फटेगा। ये फाइनेंशियल मार्केट्स आखिर क्रैश क्यों होते हैं, कभी सोचा है? आज हम इसी के पीछे की पूरी मशीनरी को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कैसे उम्मीद पहले लालच में और फिर डर में बदल जाती है। हाँ, ये सवाल ये सदियों से इन्वेस्टर्स को परेशान करता आया है। लेकिन क्या हो अगर इसका जवाब एक बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न में छिपा हो?
एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हमें दिखाता है कि कैसे उम्मीद धीरे धीरे लालच और फिर डर में बदल जाती है। देखिए, पहले के ज़माने में जो बबल बनते थे, जैसे ट्यूलिप वाला पागलपन, वो एक ही जगह तक सीमित रहते थे। लेकिन 20वीं सदी के आखिरी तक ना पूरा खेल ही बदल गया। अब ये ग्लोबल हो गया, तुरंत असर दिखाने वाला और इतना कॉम्प्लेक्स कि इसमें हर किसी के लिए खतरा कई गुना बढ़ गया। और बस यहीं से हम एक नए तरह के रिस्क के दौर में आ गए। ये सिर्फ पहले से बड़ा नहीं था, ये तो पूरी तरह से एक अलग ही चीज थी। और ये सब हुआ नए फाइनेंशियल टूल्स की वजह से। नाम सुने होंगे, डेरिवेटिव्स, जंक बॉन्ड्स, लेवरेज्ड फाइनेंस। इन टूल्स ने इन्वेस्टर्स को एक तरह की सुपर पावर दे दी, उधार के पैसे से पहले से कई ज्यादा बड़ी बाजी लगाने की। और सोचिए, जब पैसा पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकता है, तो सट्टेबाजी का स्केल और रिस्क दोनों ही आसमान छूने लगे। तो चलिए पहली केस स्टडी देखते हैं। हम चलते हैं 1980 के दशक के अमेरिका में। एक ऐसा दौर जिसे अक्सर काउबॉय कैपिटलिज्म कहा जाता है, मतलब एक हाई ऑक्टेन, हाई रिस्क वाला माहौल। इस पूरे बूम के सेंटर में था लेवरेज्ड फाइनेंस। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करके बड़ी बाजी लगाना। अगर जीत गए तो प्रॉफिट बहुत बड़ा, लेकिन अगर हारे तो नुकसान भी उतना ही जबरदस्त। इस आग में घी का काम किया जंक बॉन्ड्स ने। ये हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड वाले बॉन्ड थे। इनकी वजह से कंपनियां दूसरी कंपनियों को खरीदने के लिए अंधाधुंध पैसा उधार ले सकती थीं, और इसी से कॉर्पोरेट टेकओवर की एक होड़ सी मच गई। माहौल एकदम, जिसे कहते हैं ना, फ्रेंजी वाला था। क्रेडिट आसानी से और सस्ता मिल रहा था। इन्वेस्टर्स बड़े बड़े रिटर्न के पीछे भाग रहे थे, और मीडिया इस पूरी कहानी को और बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा था। यहां तक कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी म्यूचुअल फंड के जरिए इस खेल में कूद पड़े, जिससे ये पागलपन और भी बढ़ गया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है। अब जरा जापान की तरफ चलते हैं। वहां एक और भी बड़ा बबल तैयार हो रहा था, और उसके नतीजे तो और भी ज्यादा भयानक होने वाले थे। ये जो लाइन है ना, निवेशकों का मानना था कि कीमतें अनिश्चित काल तक बढ़ेंगी, ये उस वक्त जापान की सोच को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। एक ऐसा पक्का यकीन बन गया था कि रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट के दाम बस ऊपर और ऊपर ही जाते रहेंगे। इसमें कोई लॉजिक नहीं था, ये पूरी तरह से साइकोलॉजी थी। और हुआ भी यही। 1980 के दशक के आखिर में प्रॉपर्टी की कीमतों में एक जबरदस्त उछाल आया, और फिर 1990 के दशक की शुरुआत में उतनी ही तेजी से ये सब धड़ाम से नीचे गिरा। ये एक क्लासिक बबल का केस था। और जब ये बबल फटा तो इसका असर सिर्फ एक मामूली मार्केट करेक्शन नहीं था, नहीं, इसने जापान को लॉस्ट डेकेड यानी खोए हुए दशक में धकेल दिया। मतलब आर्थिक ठहराव का एक लंबा और बहुत दर्दनाक दौर। तो अमेरिका और जापान, इन दोनों उदाहरणों को देखकर एक कॉमन पैटर्न साफ नजर आता है। तो सवाल ये है कि आखिर इस बबल का ब्लूप्रिंट है क्या? इसे हम 4 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, लिवरेज, जो रिस्क को कई गुना बढ़ा देता है। दूसरा, इनोवेशन, जिससे ऐसे नए नए फाइनेंशियल टूल्स बनते हैं जिन्हें कोई ठीक से समझ नहीं पाता। तीसरा है कंटेजन, मतलब एक संकट का पूरी दुनिया में फैल जाना। और चौथा और सबसे जरूरी, साइकोलॉजी, जो इस सब की जड़ में है। तो मतलब साफ है, लिवरेज से दांव बड़ा हो जाता है। इनोवेशन से ऐसे हथियार बन जाते हैं जो रेगुलेटर्स की पकड़ से बाहर होते हैं। कंटेजन का मतलब है कि एक जगह की आग सब जगह फैल जाती है। और इन सबके नीचे क्या है? वही इंसानी फितरत, भेड़चाल, लालच और आखिर में डर। ये सब देखकर मन में एक बहुत परेशान करने वाला सवाल उठता है, क्या हमने सच में इतिहास से कोई सबक सीखा है? जरा सोचिए, 1980s के बबल्स, फिर 90s का .com क्रैश, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और अभी हाल ही का क्रिप्टो और मीम स्टॉक वाला क्रेज। हर बार कहानी का बेसिक ब्लूप्रिंट बिल्कुल सेम रहा है। हाँ, सट्टेबाजी के तरीके बदल जाते हैं। कभी रेलवे बॉन्ड थे, फिर जंक बॉन्ड आए और अब डिजिटल टोकन है। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती, वो है इन सब के पीछे का इंसानी बर्ताव। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम जानते हैं कि बबल कैसे बनते हैं, अगर हम इस ब्लूप्रिंट को पहचान सकते हैं, तो क्या अगले बबल को बनने से रोका जा सकता है? या फिर क्या हमारी किस्मत में बार बार यही इतिहास दोहराना लिखा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।